नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम लोगों ने जीव विज्ञान की सीरीज स्टार्ट की थी। जीव विज्ञान में हमने देखा था कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी में जंतु तथा पादप आते हैं। हमने बताया था कि जीव विज्ञान अंग्रेजी के बायोलॉजी शब्द से बना है, जिसमें बायोलॉजी में बायोस का मतलब है लाइफ और लागस का अर्थ है स्टडी यानी अध्ययन। यानी बायोलॉजी के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है और जीवधारी में जंतु तथा पादप दोनों आते हैं। यानी जीवधारियों को जीवधारी किस लक्षण के आधार पर कहा जाता ये भी बताया गया था, जैसे कोशिकीय संगठन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन, वृद्धि, संवेदनशीलता इत्यादि। ये सब जो जैविक क्रियाएं हैं वो जीवधारियों को सजीव के अंतर्गत लाते हैं। तो एक बात समझिएगा कि जीव विज्ञान के अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जंतु तथा पादप आते हैं और ये दोनों सजीव हैं। इसके बाद हम जंतु तथा पादप में अंतर बताएंगे आपको। जंतु तथा पादप में अंतर। तो जंतु क्या है कि आपको पता है कि पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, जिसके कारण ये स्वयंपोषी कहलाते हैं। जिसके कारण ये क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको स्वयंपोषी कहा गया। जबकि जंतु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती, इसलिए ये परपोषी कहलाते हैं। परपोषी मतलब कि कोई भी जीव अपने भोजन के लिए यदि हरे पेड़ पौधे पर निर्भर है तो वह परपोषी कहलाता है। यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप में क्या होती है? क्योंकि इनके पत्तियों में परागण पाया जाता है, जबकि जंतु में ऐसा नहीं है। पादप क्या है? अपने जड़ों की सहायता से ये गमन करने में सक्षम नहीं है, यानी कि एक जगह स्थिर रहते हैं अपने जड़ों की सहायता से। जबकि जंतु भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करता है। यानी कि गमन की क्रिया जंतु में पाई गई, जबकि पादप में गमन की क्रिया नहीं पाई गई। इस तरीके से जंतु तथा पादप में हमने आपको अंतर बताया। अब आगे हम आपको बताएंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है कि जीवों को यानी जीवधारियों को उनके समानता तथा असमानता, यानी जो समान लक्षण है और असमान लक्षण है, इनके आधार पर वर्गीकृत किया गया और यही क्रिया क्या कहलाई? वर्गीकरण। जीवधारियों को उनके लक्षणों की समानता और असमानता के आधार पर बांटना ही क्या कहलाया? वर्गीकरण। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस नामक का वैज्ञानिक थे। इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले द्विनाम पद्धति के अंतर्गत द्विनाम पद्धति किसने? कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को जंतु तथा पादप में बांटा। जीवधारियों को जंतु तथा पादप में सबसे पहले किसने बांटा? कैरोलस लिनियस ने। अब चूंकि जंतु तथा पादप यही आज तक आधुनिक वर्गीकरण में यही चलता चला आ रहा, और जब अन्य लक्षणों का विकास यानी अन्य लक्षणों के बारे में जब हमको जानकारी हुई तो हमने जीवधारियों की अलग अलग और जो है प्रजातियों में या प्रणालियों में बांटा। तो अब क्या है कि सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया कि जीवधारियों को जंतु तथा पादप में बांटने का काम किया। अच्छा, शुरुआत में लक्षणों का पता नहीं था या इतनी तकनीकी नहीं थी,
या आपको जानकारी इतनी थी नहीं, तो केवल गमन के आधार पर, यानी कि जो गमन करते हैं उन्हें जंतु में तथा जो गमन नहीं करते उन्हें पादप में बांटा गया। परंतु धीरे धीरे जब और लक्षण यानी हमारी जानकारियां, हमारे अध्ययन जब और हुए, तो इनके लक्षणों के आधार पर ही व्हिटकर महोदय ने जीवधारियों की 5 जगत प्रणाली दी। तो सबसे पहले हमने बताया कि जीवधारियों को उनके लक्षणों की समानता तथा असमानता के आधार पर, ठीक है, उनको बांटा गया, क्योंकि इतने सारे जीव हो जा रहे थे कि सभी जीवों के लक्षणों के बारे में जानना या एक एक जीव के अध्ययन करना जो है बहुत ही मुश्किल काम था उस समय। या इसी समय भी बहुत से जीवों का अध्ययन, आप एक लक्षण का एक ग्रुप बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे कि ये लक्षण इसमें पाए गए इसलिए इनको इस ग्रुप में रखा गया, ये लक्षण इनमें पाए गए इसलिए इनको इस ग्रुप में रखा गया। तो इसी समानता तथा असमानता के आधार पर ये जो जीवों के समूह को बांटा गया वही वर्गीकरण कहलाया। अब सबसे पहले कैरोलस लिन्नेस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम पद्धति के अंतर्गत जीवधारियों को जंतु तथा पादप में बांटा। तो जंतु तथा पादप में जब जीवधारियों को बांटा तो वही जो है आधुनिक में, मतलब जो आधुनिक वर्गीकरण चल रहा है उसमें भी जंतु तथा पादप के दोनों ग्रुप रखे गए हैं। तो ये कहा गया कि कैरोलस लिन्नेस ने जो जंतु तथा पादप को, जीवधारियों को जंतु तथा पादप में बांटा, ये प्रक्रिया जो है आज भी चलती चली आ रही है, इसलिए कैरोलस लिन्नेस को वर्गीकरण का पिता कहा गया। उसके बाद व्हिटकर महोदय ने 5 जगत प्रणाली दी। व्हिटकर महोदय ने 5 जगत, जीवधारियों की 5 जगत प्रणाली दी, जिसमें सबसे पहले मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद जंतु, पादप, कवक। तो शुरुआती लक्षणों के आधार पर जब कैरोलस लिन्नेस ने दिया तो जीवधारियों को जंतु तथा पादप में बांटा गया। तो इसमें क्या है कि इसके पहले मैंने आपको बताया था एक एक लक्षणों को, जब मैंने जीव विज्ञान का जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो वो तमाम सारे लक्षण इसमें जो है रखे जाएंगे। इसी के आधार पर इनके 5 जगत प्रणाली को बांटा गया। जैसे मोनेरा एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। मतलब कि इसके अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे उनकी कोशिका की संख्या 1 होगी, यानी कि इनके ये एक कोशिकीय होंगे, ये एक कोशिकीय होंगे। और प्रोकैरियोटिक मतलब कि इनके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाएगा या शुरुआती कोई लक्षण केंद्रक का रहा होगा। यानी मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे। इसके अंतर्गत हरे नीले शैवाल और जीवाणुओं को रखा गया। यानी मोनेरा के अंतर्गत व्हिटकर महोदय ने 5 जगत प्रणाली दी, जिनमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, जंतु, कवक। तो मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आएंगे, जिसमें हरे नीले शैवाल और जीवाणु। सबसे पहले जंतु तथा पादप था। तो जंतु में क्या था कि ये होंगे परपोषी क्यों होंगे? क्योंकि इनमें पर्णहरिम की क्या रहेगी? पर्णहरिम नहीं पाया जाएगा, यानी ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब नहीं होगी तो ये पौधे अपना भोजन इसके अंतर्गत जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे, यानी ये पौधों पर निर्भर रहेंगे। तो जंतु के अंतर्गत परपोषी, पर्णहरिम इसमें नहीं पाया जाएगा, प्रकाश संश्लेषण भी नहीं पाया जाएगा। यानी जंतु जगत के अंतर्गत ये रहेंगे परपोषी, ये रहेंगे बहुकोशिकीय, ये रहेंगे यूकैरियोटिक और जितने भी जीव जंतु हैं इसमें पाए जाएंगे। यानी परपोषी और बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक लक्षण वाले जीव इसमें पाए जाएंगे। पादप क्या है? पादप में स्वयंपोषी, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। इसमें पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। यानी पादप में यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय स्वयंपोषी, इन सभी लक्षणों के अंतर्गत जो आएंगे वो पादप जगत के अंतर्गत आएंगे। तो पादप में सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे शैवाल और सभी वनस्पतियां आएंगी। अब हमने आपको बताया जंतु तथा पादप। इसके बाद एक जगत है कवक। कवक में क्या है कि कवक जो है, कवक आप लोग देखे होंगे कि ये परजीवी के अंतर्गत आता है। यानी कवक जो है सड़े गड़े खाद्य पदार्थों के ऊपर एक छतरीनुमा संरचना निकलती है। आप लोग इसको जानते होंगे, छतरीनुमा संरचना रहती है जिसको मशरूम कहते हैं और गांव की भाषा में कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो कवक के अंतर्गत पर्णहरिम की उपस्थिति रहती है। पर्णहरिम नहीं पाया जाता, पर्णहरिम कवक में अनुपस्थित रहता है। यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, यानी ये परपोषी है और ये परपोषी है तो ये दूसरे पे डिपेंड रहा। तो कवक जो है परजीवी के रूप में, यानी इसको अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहने रहेगा, इसलिए कवक परजीवी के रूप में अपना जीवन बिताता है। इसके अंतर्गत राइजोपस, म्यूकर इत्यादि आते हैं। तो विभिन्न लक्षणों के आधार पर मैंने बताया कि मोनेरा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, इसके अंतर्गत हरे नीले शैवाल तथा बैक्टीरिया आते हैं। उसके बाद हमने बताया जंतु, पादप, कवक। ठीक है, तो अब बहुत से लक्षण ऐसे भी हुए तो जिन जीवों के लक्षणों का अध्ययन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। यानी कुछ लक्षण इसके जंतु से, कुछ पादप से, कुछ कवक से, कुछ शैवाल से, यानी कि वो कुछ लक्षणों को लेके चलते थे। तो जिन लक्षणों के बारे में समझ नहीं आया उनको प्रोटिस्टा के अंतर रखा गया। प्रोटिस्टा इस प्रकार से इस 5 जगत प्रणाली में एक डस्टबिन का कार्य करेगा। डस्टबिन मतलब कि अगर जिन जीवों के लक्षणों के बारे में थोड़ी सी भी कॉन्ट्राडिक्शन पाया गया, उनको प्रोटिस्टा में रख दिया जाएगा। फिर भी प्रोटिस्टा के लक्षण में रहेगा आपका एक कोशिकीय, यानी प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। यानी इन जीवों का शरीर एक कोशिका से तथा इनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, जैसे अमीबा, युगलीना इत्यादि। तो इस प्रकार से व्हिटकर महोदय ने 5 जगत प्रणाली दी, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु, पादप, कवक। यानी मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, यानी इन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना रहेगा तथा इसकी कोशिका में केंद्रक या तो शुरुआती स्टेज में रहेगा या तो केंद्रक नहीं पाया जाएगा। और प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय, मोनेरा में बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी यानी हरे नीले शैवाल आएंगे। प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा 5 जगत प्रणाली में या जीव जगत की ये जो वर्गीकरण का ये 5 जगत प्रणाली है, इसमें डस्टबिन का कार्य करेगा। यानी कि जिन जीवों के बारे में कॉन्ट्राडिक्शन है उनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, लेकिन इसके भी लक्षण है कि ये जीव एक कोशिकीय होंगे तथा यूकैरियोटिक होंगे, ये लक्षण इनमें पाया जाएगा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। जंतु क्या है आपको पता है, परपोषी, इनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया पाई नहीं जाएगी, ये पौधे पे डिपेंड रहेंगे हैं और ये यूकैरियोटिक होंगे। आगे क्या है कि पादप क्या है, ये यूकैरियोटिक यानी इनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा, बहुकोशिकीय, स्वयंपोषी,
इनमें पर्णहरिम की उपस्थिति पाई जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाएगी। इसके बाद आता है कवक। कवक जैसे पादप के अंतर्गत, जंतु के अंतर्गत सभी प्रकार के जंतु आएंगे, और पादप के अंतर्गत जैसे हो गया कि शैवाल और भी वनस्पतियाँ। कवक के अंतर्गत इसमें पर्णहरिम का अभाव पाया जाता है, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, यानी ये परपोषी होंगे, यानी ये अपना जीवन परजीवी के रूप में बिताएंगे। इस प्रकार से जीवधारियों की 5 जगत प्रणाली को बताया गया। अब हम इसके आगे थोड़ा सा आपको बताएंगे कोशिका। कोशिका कोशिका क्या है? किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। हमने बताया था कि यानी कि जब जीव की उत्पत्ति हुई तो सबसे सूक्ष्मतम जिस चीज की जरूरत पड़ी वो क्या कहलाया? कोशिका। अब कोशिका से जीव एक कोशिकीय से तथा बहुकोशिकीय की तरफ बढ़े। अब कोशिका के भाग, इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट करके बताऊंगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे हम आपको कोशिका बताएंगे। कोशिका के भाग में क्या है कि कोशिका को 3 भागों में, जीवद्रव्य, रिक्तिका तथा कोशा भित्ति। मैंने बताया था कि जीवधारियों के गुण के अंतर्गत जैविक क्रिया, तो जैविक क्रिया क्या होगी कि कोई भी कोशिका वातावरण के साथ विभिन्न क्रियाओं को, जैसे पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, ये सब करने के लिए कोई भी जीवधारी की कोशिकाएं जब तक जैविक क्रिया करेगी तब तक वह सजीव है, यानी जीवद्रव्य में ही वो जैविक क्रिया होती है। रिक्तिका क्या है? अच्छा, एक बात और, जंतु तथा पादप कोशिका में, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में अंतर क्या है, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर भी बता दूं कि जंतु कोशिका में सबसे पहले की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। सबसे बड़ा अंतर यह है कि अगर आपको जंतु तथा पादप कोशिका में अंतर करना है तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का ना पाया जाना तथा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। उसके बाद वैक्यूल है। जंतु कोशिका में वैक्यूल किनारे किनारे कई की संख्या में होते हैं। वैक्यूल रिक्तिका जिसमें भोजन का संचय होता है। इसके बाद यानी वैक्यूल जो है जंतु कोशिका में किनारों पे कई पाए जाएंगे, जबकि पादप कोशिका में, और इनका साइज जो है पादप कोशिका के वैक्यूल से छोटा होगा, जबकि पादप कोशिका में बीच में एक वैक्यूल पाया जाएगा, बीच में एक रिक्तिका पाई जाएगी, जबकि कोशिका में कई छोटे छोटे पाए जाएंगे। और क्या है? अच्छा, जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, यानी कोई भी जीवधारी अगर जिंदा है तो उसमें जैविक क्रिया पाई जाएगी, और जैविक क्रिया कोशिका के जीवद्रव्य में, इसको और आगे मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो अगर कोई भी जीव सजीव है यानी कि जिंदा है तो उसके जीवद्रव्य में, यानी उसकी कोशिका के जीवद्रव्य में जैविक क्रिया पाई जाएगी, तभी वह जीव जीवित है। यदि उसकी कोशिका के जीवद्रव्य में अगर इस जैविक क्रिया का संचालन नहीं हो रहा है तो वह मृत कोशिका के अंतर्गत आएगी। जैसे कार्क की कोशिका जो है मृत कोशिका के अंतर्गत आती है। यानी यदि कोई जीवधारी अपने जीवित अवस्था में है तो उसके जीवद्रव्य में, यानी उसके कोशिका के जीवद्रव्य में जैविक क्रिया का संचालन होना है। तो मैंने आपको बताया कि कोशिका के 3 भाग हैं। इसमें है जीवद्रव्य, रिक्तिका, कोशिका भित्ति। इसके आगे मैं आपको कोशिका के बारे में बताऊंगा। कोशिका के 3 पार्ट हैं, जीवद्रव्य, रिक्तिका, कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटे छोटे कई की संख्या में होते हैं, जबकि पादप कोशिका के मध्य में ही एक बड़ा सा रिक्तिका होती है। जीवद्रव्य क्या है? इसमें जैविक क्रियाओं का संचालन होता है,
इसके आगे मैं आपको कोशिका के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज हमने आपको बताया कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीवधारी यानी जंतु एवं पादप। इनको जीवधारी क्यों कहा गया? तो विभिन्न लक्षण थे, पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। फिर मैंने जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में बताया। जैसे शुरुआत में क्या हुआ कि सबको इतने ज़्यादा अध्ययन या इतनी ज़्यादा तकनीकी या कोई भी चीज़ें जब शुरुआती अपने दौर में होता है तो तमाम सारे लक्षणों को जानना ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब लक्षणों की जानकारी हो गई। तो जैसे जैसे जानकारी बढ़ती गई हम लोगों ने अध्ययन को बढ़ाया। लेकिन इसमें वर्गीकरण में क्या हुआ कि कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने जंतु तथा पादप को, जीवधारियों को जंतु तथा पादप में बांटा। तो जंतु तथा पादप में बांटना और वो प्रक्रिया आज तक चली आई कि आधुनिक वर्गीकरण में भी जंतु तथा पादप का वर्ग रखा गया है। इसलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा गया। इसके बाद व्हिटकर महोदय ने जीव जगत की 5 जगत प्रणाली दी: मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु, पादप, कवक। तो शुरुआत में क्या हुआ कि गमन के आधार पे कि जो चीजें चल रही हैं वो जंतु कोशिका है और जो चीजें नहीं चल रही हैं वो पादप कोशिका है। धीरे धीरे इन चीजों से हटकर जब और भी लक्षण सामने आए तो कहा गया कि इन लक्षणों के आधार पर अब जो है जीव जगत को बांटा जाएगा। तो जंतु क्या हुए कि जंतु परपोषी, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई नहीं गई, ये पौधे पे डिपेंड रहे। ये जंतु के अंतर्गत बहुकोशिकीय रहेंगे, परपोषी रहेंगे, यूकैरियोटिक यानी इनकी कोशिका में केंद्रक पाया जाएगा। तो जो भी जीव है, गाय, बैल, भैंस, ये सब जो है क्या है, जंतु के अंतर्गत आएंगे। पादप में क्या है, ये स्वयंपोषी हैं, इसमें पर्णहरिम की उपस्थिति है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सभी प्रकार की वनस्पतियां, शैवाल इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बाद आता है कवक। कवक जो है सड़े गले पदार्थों में, खाद्य पदार्थों के ऊपर जन्म लेता है। इसमें पर्णहरिम की अनुपस्थिति पाई जाती है यानी पर्णहरिम नहीं पाया जाता, इसलिए यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, इसलिए यह अपना जीवन परजीवी के रूप में बिताता है। इसके बाद जब मोनेरा जगत में क्या हुआ कि एक कोशिकीय और जो जीवन के प्रारंभिक यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जब कोशिका में केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो केंद्रक में क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया गया और भी लक्षण के आधार पर इनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की श्रेणी में रखा गया। लेकिन मुख्यतः क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जिन जीवों के जिस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया गया वो प्रोकैरियोटिक और जिस कोशिका में केंद्रक पाया गया वो यूकैरियोटिक। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यानी जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना है और प्रोकैरियोटिक यानी ये जीवन के शुरुआती स्टेज के जीव थे। तो इसमें आए गए ब्लू ग्रीन एल्गी तथा ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणु। इसके बाद आता है प्रोटिस्टा। तो जंतु, पादप, कवक और ये मोनेरा के अंतर्गत पाया गया कि इनके लक्षण इस तरीके हैं। तो इसको मोनेरा में, इसको जंतु में, इसको पादप में, कवक में। लेकिन कुछ जीवों का जब अध्ययन किया गया तो उनके लक्षणों के अध्ययन करने के बाद कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि इनको किस जगत में रखा जाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि इसको प्रोटिस्टा के एक अलग से बनाइए जिसमें एक कोशिकीय जीव तथा यूकैरियोटिक जीव और जिनके लक्षणों में थोड़ी जो है विभिन्नता पाई गई या कॉन्ट्राडिक्शन पाया गया, उनको प्रोटिस्टा यानी उसको डस्टबिन की तरह रखा गया प्रोटिस्टा को और उसी में डाल दिया गया। तब से ये व्हिटकर महोदय द्वारा 5 जगत प्रणाली चली रही है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु, पादप, कवक। इसके बाद मैंने बताया कि कोशिका, इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कोशिका। तो कोशिका के 3 भाग हैं। नंबर 1, कोशिका कितने भाग हैं? 3 भाग हैं: जीव द्रव्य, रिक्तिका तथा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी। रिक्तिका क्या है? जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटे तथा कई की संख्या में हो सकते हैं, जबकि पादप कोशिका में मध्य में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। और जीव द्रव्य जिसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, यदि कोई भी सजीव या कोई भी जीवधारी जीवित है यानी कोई भी कोशिका यदि जीवित अवस्था में है तो उसके जीव द्रव्य में जैविक क्रियाओं का संचालन होना है। इसके आगे हम आपको कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे। कोशिका के भाग, उसके कोशिकांग, तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।